से खत्म कर दें। प्लस हम कई बार एडजुवेंट ट्रीटमेंट में जहाँ टोटल मिस्टेक्टमी भी होती है, जहाँ पे हमें रिस्क होता है लोकल रिकरेंस का, दोबारा आने के रिस्क हाई होते हैं, उसमें भी हम एडजुवेंट रेडिएशन देके उस रिस्क को कम कर सकते हैं। एंड सेकेंड मोडालिटी रेडिएशन की रहती है पैलेटिव रेडिएशन, जो कि सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपको मैंने बताया था लोकली अगर एडवांस ब्रेस्ट है जहाँ ब्लीडिंग हो रही है, अल्सरेटिव फंगेटिंग है, वहाँ पे हम पैलेटिव रेडिएशन देके सिम्टम फ्री पेशेंट को कर सकते हैं। पेशेंट की डिजीज जो है ब्रेन में गई है तो हम ब्रेन की रेडिएशन देके उसको सिम्टम फ्री कर सकते हैं। पेशेंट की डिजीज बोन्स में गई है जहाँ के उसको बहुत ज़्यादा स्केलेटल पेन्स या बोन पेन्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द मेटास्टेटिक लीशंस, वहाँ हम लोकलाइज रेडिएशन थेरेपी देके उसको पेन रिलीफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी इम्प्रूव कर सकते हैं पेशेंट्स की। सो ये मेनली मोडालिटीज़ है रेडिएशन की, जिनमें आजकल हाई एंड टेक्निक्स बहुत आ गई हैं। ये एक पिक्चर मैंने IMRT की है जो हमें दिखा रहा है कि मल्टीपल बीम्स डाल के हम कैसे हम रेडिएशन कर रहे हैं और हम उसके पीछे जो लंग और हार्ट है उनको हम सेव कर सकते हैं। बिल्कुल डोज पेंटिंग की तरह रहता है कि सिर्फ ब्रेस्ट टिश्यू मल्टीपल बीम्स हम रेडिएशन की डालते हैं फ्रॉम द लीनियर एक्सलेटर एंड हम इसको IMRT बोलते हैं, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। एक और टेक्निक आती है इसमें DIPH, दिस इज डीप इंस्पिरेशन ब्रेथ होल्ड, जिसमें हम रेडिएशन के टाइम पे अगर लेफ्ट साइड पे ब्रेस्ट पे हम रेडिएशन दे रहे हैं और हार्ट हमारा बीच में आ रहा है तो हम हार्ट को और सेव कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब आप सर्वाइवल हमारे ब्रेस्ट कैंसर में इवन स्टेज 4 में बहुत लंबा हो गया है, तो अगर रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स अगर हार्ट के आगे उसके कारण ही पेशेंट को नुकसान हो जाए तो उनको सेव करने के लिए ये टेक्निक्स आगे और आ गई हैं। और वही बात है कि रेडिएशन जैसे पहले हमने बताया था रिस्क फैक्टर्स में कि प्रायर रेडिएशन, सो रेडिएशन इज अ काइंड ऑफ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, कि दो धारी तलवार है। एक तरफ तो अगर आप एटॉमिक बॉम्ब वगैरह के रेडिएशन से भी वहाँ कैंसर बहुत ज़्यादा हुआ था हिरोशिमा में, उनकी जनरेशन में भी आगे निकला है। प्लस जैसे बच्चे में कोई कैंसर ऐसा हुआ है जिसमें हमें रेडिएशन देनी पड़ती थी पहले टाइम पे ब्रेस्ट में टिश्यूज में, तो वहाँ पे भी रिस्क हाई हो जाता था, कई सालों के बाद ब्रेस्ट कैंसर आने का डर रहता था। दूसरी तरफ हम इसको थेरेपेटिक यूज में भी ला सकते हैं, अगर हम उसको तरीके से एक प्रिसाइज तरीके से टारगेट तरीके से रेडिएशन देते हैं तो ये थेरेपेटिक लेवल की रेडिएशन होती हैं। अब आई थिंक आई हैंड ओवर द माइक टू डॉक्टर प्रियांश। सो स्क्रीनिंग मोडालिटीज में इंडिया के लिए तो सबसे अच्छा मैकेनिज्म जो है दैट इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। जो 25 साल से ऊपर की या एनी फीमेल बियॉन्ड मैरिजेबल दिस थिंग एज should start सेल्फ एग्जामिनिंग ब्रेस्ट एवरी मंथ इन अ प्रॉपर वे। इसकी आजकल टेक्निक्स आराम से मिल जाती हैं गूगल पे। और कोई भी चेंज हो दे शुड कंसल्ट देयर डॉक्टर, even if they are as young as 20 years, even if they are as young as 25 years, because इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस वर्ल्ड के मुकाबले 10 साल यंगर एज ग्रुप में हो रहा है। इसीलिए आगे हम जेनेटिक की बात करेंगे। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अपने डॉक्टर से एग्जामिन करवाना। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग टूल, स्क्रीनिंग इज व्हेन यू कैच द डिजीज व्हेन इट इज नॉट इवन felt by you or felt by the doctor also. तो मैमोग्राफी एक तरह का एक्सरे होता है जिसमें ये क्या कहते हैं, हम इतने छोटे लम्ब भी पकड़ पाते हैं जो कि क्लिनिकली हमें फिजिकली दिखते हैं। सो दीज आर द वेरियस photographs of how mammogram looks like, what is the technique of doing a mammogram, and after the age of 40 for an average female it should be done at least every 2 years if not annually, till the age of 75 ये recommendation है कि होना चाहिए। इससे फॉरेन मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में तो ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस काफ़ी रिड्यूस हो गया, और अगर ब्रेस्ट कैंसर हुए भी हैं तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होके उनका एडिक्वेट ट्रीटमेंट हो गया है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट आई थिंक। इंडिया में कितने परसेंट कैंसर्स हैं जो हेरिडिटरी हैं, तो उसमें हमने कई स्टडीज जो इंडिया से पाई गई हैं जिसमें
largest study has more than 1000 patients. So 30 to 45% different है. Average we can say maybe 30% is the average. So what we do is we get a simple hereditary gene panel which covers most of the common genes. 14 to 15 genes most commonly कर देते हैं. Cost is somewhere around 20,000 these days, and it is a blood test. The report comes in around 2 to 3 weeks, and we do a pre-test counseling and a post-test counseling. प्री टेस्ट काउंसलिंग पेशेंट को ये बताते हैं कि ये टेस्ट करवाने का क्या फ़ायदा है, और अगर इसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ट्रीटमेंट पर और आपकी सर्वाइवल पर और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर. सेकेंड इज पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग. अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो हमें उनको भी ये बताना पड़ता है कि इसका मीनिंग क्या है. अगर आपका पॉजिटिव आया है, बिकॉज ये मेनली जीन्स आर ऑटोसोमल डोमिनेंट. ऑटोसोमल डोमिनेंट मीन्स कि अगर आप में ये जीन पॉजिटिव आया है तो आपके बच्चों में 50% चांस है ये पास ऑन होने का. अगर आपके बच्चों में भी ये अगर किसी पेशेंट में इंडेक्स केस जिसे कहते हैं ये पाया जाता है तो फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं टेस्टिंग ऑफ देयर सिबलिंग्स. अगर किसी फीमेल में पाया गया तो उनकी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को भी टेस्ट करवाना चाहिए अगर उनको अभी तक कैंसर नहीं हुआ है, और उनके बच्चों में भी. इससे दो फायदे होंगे. एक तो कि अगर सिबलिंग में हम करवा रहे हैं तो हम रिकमेंडेशन, बिकॉज दे आर मोस्टली 50 एट दैट टाइम, सो वी कैन एग्रेसिवली लुक फॉर कैंसर्स. स्पेशली मैमोग्राफी अगर कोई नहीं करवा रहा है तो उसको ईयरली या मोर फ्रिक्वेंटली हम मैमो कर सकते हैं. सेकेंड इज दे कैन गो फॉर प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी, जिनमें अगर कैंसर नहीं हुआ है तो वो सर्जरी करवा के ऑर्गन रिमूव करके सर्जरी से कैंसर से प्रोटेक्शन पा सकते हैं. और जो बच्चे हैं उनमें अर्ली स्क्रीनिंग एट द एज ऑफ 20-25 ईयर्स वी कैन स्टार्ट विद ईयरली MRI. ठीक है. ट्राका 2 में तो पैनक्रियाज एब्डोमिनल MRI भी रिकमेंडेड है. सो कैंसर एट द अर्लीस्ट स्टेज हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड अनदर थिंग इज कि फॉर मैरिज काउंसलिंग ऑल्सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. if you know that you are a carrier of this, so your kids have a 50% chance of getting this mutation also. So इसी कंटेक्स्ट में हम अगर बात करें तो इंडिया में डेडिकेटेड जेनेटिक स्क्रीनिंग क्लिनिक फॉर कैंसर्स अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं. वी आर एट अ वेरी नेसेंट स्टेज इन दैट, and in Tri-City we are starting the first of this clinic. So इसकी नीड क्यों है? एक तो कि जो इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर यंग एज में, स्पेशली 25 to 35 years of age, it has increased tremendously in the last decade or so. रिस्क फैक्टर्स हमने डिस्कस किए ही हैं. आपको एक ही जगह पर one single place, dedicated place पे you can get all the facility, pre-test counseling, post-test counseling, a tumor board discussion for prophylactic surgery. अगर हमने करनी है तो हमारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वहाँ पर होंगे, हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी होंगे. देन यू कैन जिनमें पाया जाता है तो we can discuss with them regarding their testing for their first degree relatives, their siblings and their children. So ये सब एक ही under one roof we can have that. We can clear all the doubts. We can tell them the benefits of this genetic screening clinic, because सिर्फ कुछ फैक्ट्स फिगर्स मिस्टर आशीष जी ने बताया आपको. जस्ट टू रीटरेट कि सबसे कॉमन कैंसर है स्त्रियों में वर्ल्ड वाइड. 1 in 8 females is suffering from this disease. Second leading cause of cancer death है all over the world after lung cancer. Breast cancer is the leading cause of cancer death. And 1.3 million new cases एनुअली आते हैं पूरे वर्ल्ड में, और ओवर 5 लाख ब्रेस्ट कैंसर डेथ्स एनुअली होती हैं. इन इंडिया नाउ, एज
Dr. Mr. Ashish has already alluded कि ये सर्विक्स कैंसर को मार दे गया, मतलब पहले सर्विक्स कैंसर सबसे कॉमन था, ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, तो फर्स्ट कॉमन मोस्ट कॉमन कैंसर है स्त्रियों में 1 in 20 वुमेन, अगर सब एज ग्रुप में देखें तो, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर केसेस are increasing at the rate of 3% per year. So that is slightly alarming. Just in a nutshell, same चीज जो बताई गई है, in India every 4 minutes an Indian woman is diagnosed with breast cancer and one woman dies of breast cancer every 13 minutes in India. ये ग्लोबोकैन रिपोर्ट है, ग्लोबोकैन 2020 का। आई थिंक यू वोंट बी एबल टू रीड टू मच इनटू इट, लेकिन सेम वही चीज कि 1,92,000 नए ब्रेस्ट कैंसर केसेस हर साल होते हैं, अकाउंटिंग फॉर टोटल 26 to 30% ऑफ फीमेल कैंसर। तो रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर यही है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है स्त्रियों में इसका इंसिडेंस बढ़ने लग जाता है। पर्सनल हिस्ट्री, जैसे व्हाट वाज द एज ऑफ मिनार्की जब पीरियड शुरू हुए, व्हाट इज द एज ऑफ मेनोपॉज, इस पे डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट कैंसर जितनी इनकी ये ज़्यादा होती है एज, जैसे अर्ली मिनार्की और लेट मेनोपॉज जितना हो रहा है तो ब्रेस्ट कैंसर इस थोड़ा सा उनमें ज़्यादा होता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, से मदर और एनी मासी, बुआ जी, तो उसमें ब्लड रिलेशन फर्स्ट डिग्री में, तो एवरेज पॉपुलेशन के मुकाबले उनका रिस्क 5 टाइम्स ज़्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। जेनेटिक चेंज ना, जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री अलग चीज है। जेनेटिक ये है कि जो आपकी जनरेशन से अगर चला आ रहा है, और कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना को, जो कि आगे डॉक्टर प्रियंशु आपको डिटेल में बताएंगे। कुछ ऐसे जीन्स हैं जो 10 to 15% ऑल ओवर वर्ल्ड इंसिडेंस है कि, और कुछ रेसेस ऐसी हैं जिनमें ये जीन्स बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। तो वो जीन्स अगर म्यूटेटेड हैं या प्रेजेंट हैं तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कुछ जीन्स में तो अराउंड 80% लाइफ टाइम रिस्क है। सो विल डील विद इट इन अ डिटेल मैनर बाद में। Reproductive history, if there are child bearing and at a proper age child bearing है तो risk हमारा breast cancer का कम हो जाता है। If there is late child bearing or if there is if the female is not bearing any child, so that is a high risk for breast cancer. That is found to be high risk of breast cancer. Alcohol, being overweight or obese, high body mass index, जो कि स्पेशली नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कॉमन है, नॉट ओनली पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ऑल्सो इन दिल्ली and also in certain portions, especially well-to-do families of western and southern region, ये काफी common है females में overweight या obese होना, so that is a very high risk factor. Hormone replacement therapy is not an absolute risk factor, लेकिन अगर बहुत prolonged way में hormone replacement therapy ली जाए तो लॉन्ग टर्म यूज में इट एड्स टू द रिस्क ऑफ कॉजिंग ब्रेस्ट कैंसर। एक्सपोजर टू एक्सेस रेडिएशन, सपोज किसी को बचपन में एक कुछ कैंसर होते थे पहले जिनको रेडिएशन से ट्रीट किया जाता था, उनमें चेस्ट में रेडिएशन वगैरह पहले सपोज उसको लगी है, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का, सेकंड मेलिग्नेंसी इन द फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वार्निंग साइंस में सबसे कॉमन जो साइन आता है इसमें होता है कि प्रेजेंस ऑफ अ ब्रेस्ट लंप, थिकनिंग ऑफ अ स्किन और लंप और नॉट, दिस इज द कॉमनेस्ट साइन। Otherwise, you can have any kind of change in breast like puckering, dimpling, retraction, nipple discharge, or scaling around nipples, pain, tenderness,
और एक थोड़ा सा लम्स में, इसमें ब्रेस्ट कैंसर के जो लम्ब होते हैं कैरेक्टरिस्टिक हैं, ज़्यादातर 80% ऑफ केसेस दे आर पेनलेस, दे डोंट हैव पेन। बट ऐसा नहीं है कि जो जिनमें पेन है कि उनमें कैंसर नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वी हैव फाउंड दैट पेनलेस लम्स हैव, जिसके लिए कई बारी स्त्री का ध्यान भी नहीं जाता एंड दे डोंट रियली केयर अबाउट इट आल्सो, तो उसमें फिर वो बढ़ता रहता है। बट डोंट इग्नोर पेनलेस लम्स, दे आर डेंजरस। सर ने भी डिस्कस किया था कि इट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन हार्मोन्स। सो अर्ली चाइल्ड बेयरिंग, जिन फीमेल्स में पहले बच्चे की जो उम्र है वो तकरीबन 20 से 25 तक रहती है, उनमें ये रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का कम होता है। लैक्टेशन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग अगर लंबी चलती है तो उन पेशेंट्स में भी ये एक प्रिवेंटिव फैक्टर पाया गया है। वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड वन ऑफ दिस इज ब्रेस्ट कैंसर। तो वेट को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज स्पेशली ड्यूरिंग एडोलेसेंस, it is also a preventive factor. Then screening for hereditary breast cancer, जैसे कई फैमिलीज में ये रिस्क रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर की प्रेवलेंस ज़्यादा है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में भी और इन जनरल भी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जो कि आजकल की जनरेशन बहुत कैजुअली ये सब चीज़ें कर रही है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। तो in sub, there are two types of risk factors mainly. One is modifiable and another is non-modifiable. ये सब factors जो हैं ये modifiable risk factors हैं. Majority of the cancers are due to modifiable risk factors. अब उसके बाद unmodifiable होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे हमारी जेनेटिक्स हैं। हम अपना जेनेटिक मेकअप इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो जब बात आती है जेनेटिक रिस्क की, तो अगर हम देखें, कैंसर जो है वो हमारे खुद के नॉर्मल सेल्स हैं जिनमें म्यूटेशन हो गया है। नॉर्मली हमारी बॉडी में डेली लाखों म्यूटेशंस होती हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी अपने आप ही रिपेयर कर देती है। कुछ ऐसी जेनेटिक कंडीशंस हैं जिसमें वो रिपेयर या मैकेनिज्म जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इन्हें हम कहते हैं म्यूटेशन, जिसमें BRCA1 म्यूटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये म्यूटेशन अगर किसी में है तो उनको लाइफ टाइम रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कैन बी अप टू 85%, और लाइफ टाइम रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर्स कैन बी अप टू 45 to 50%. So identification of this mutation is important in two aspects. First is कि अगर आप किसी पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर एक साइड का हुआ है तो उसको BRCA म्यूटेटेड में सेकेंड ब्रेस्ट के कैंसर होने का भी रिस्क रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, उनको दूसरे टाइप्स के कैंसर होने का भी रिस्क रहेगा, जिसमें मेनली ओवेरियन कैंसर है। और सिर्फ मेल्स में फीमेल्स में नहीं, मेल्स में भी अगर BRCA2 म्यूटेशंस हैं तो पैनक्रियाज का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ये कैंसर्स होने के भी रिस्क रहते हैं। तो identification of these mutation is now recommended in all breast cancer and ovarian cancer patients. तो ये टेस्ट जो है ये सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ कॉस्ट भी आजकल काफ़ी अफोर्डेबल हो गई है। तो हमारा जो फोकस रहा है प्रिवेंशन का, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो अब तक जो था प्रिवेंशन का, दैट वाज ऑन मेनली जो अगर हम कहें कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, दैट इज डन बाय मैमोग्राफी, दैट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। पिछले 30 से 40 सालों में जब से मैमोग्राफी आई है तो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस वेस्टर्न कंट्रीज में रहा है कि हम अर्ली डायग्नोसिस करें अर्ली स्टेज पे, क्योंकि जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतनी ज़्यादा हमारा सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी।
फिर प्राइमरी प्रिवेंशन होता है कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनको हम कंट्रोल करें। जैसे हमने रिस्क फैक्टर्स अभी डिस्कस किए सारे, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल। तो धीरे धीरे जो फोकस है इट इज नाउ शिफ्टिंग टू रिस्क फैक्टर्स। इससे भी एक और होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन के रिस्क फैक्टर्स ही ना आने दें। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारा रिस्क फैक्टर तो ओबेसिटी कंट्रोल करना, अगर जेनेटिक स्क्रीनिंग हम करते हैं और उनमें म्यूटेशंस पाई जाती हैं तो उन्हें उनमें प्रोफाइलैक्टिक सर्जरीज, मतलब कैंसर होने से पहले ही नॉर्मल टिश्यूज की हम सर्जरी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 85% रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का, तो जब और ओवेरियन कैंसर्स का भी 40 to 50% रिस्क है। सो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है एंजेलिना जोली, फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनमें ब्राका म्यूटेशन पाई गई थी। तो at the age of mid-30s she got operated. She had her both breast removed, ovaries and uterus removed, and then you get a breast reconstruction या breast implants. So 95% reduction, 95 to 98% reduction in this cancer is possible with these prophylactic surgeries. So next slide. Next slide. तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है कि लम्प फील हो रहा है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जब आप मंथली कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 8 आउट ऑफ 10 ब्रेस्ट लम्प्स आर बिनाइन, दे आर नॉन कैंसरस। बट हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी कोई नया लम्प आया वी शुड गेट इट डायग्नोज्ड। अब डायग्नोस्टिक टूल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कोर नीडल बायोप्सी। इसमें मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि एक मिथ माना जाता है कि अगर हम उस लम्प को या कैंसर को छेड़ेंगे तो ये फैल जाएगा। ये एक मिथ है, ये एक अफवाह टाइप की चीज़ है कि जो नहीं होता है। एंड ये बायोप्सी हमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़ देखने के लिए कि ये कौन सी बायोलॉजी, कौन सी टाइप का कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर में भी बहुत अलग अलग बायोलॉजिकल टाइप्स होती हैं जिसके हम ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है उनका। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है हमारा। फिर बीमारी जो है हमारी ब्रेस्ट कैंसर कहीं और बॉडी में फैली है कि नहीं फैली है, उसके लिए एक होल बॉडी पेट स्कैन होता है। वो पूरी बॉडी का स्कैन हो जाता है जिसमें कि हम पूरा मतलब कहीं भी मेटास्टेसिस गया हो, एडवांस स्टेज है तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी लोकल ट्रीटमेंट करने से पहले हमें ये एक बेसलाइन कराना पड़ता है, या हम सीटी एब्डोमेन, चेस्ट कराएं, सारी बॉडी के अलग अलग सीटी कराएं, या एक सिंगल टेस्ट होल बॉडी पेट स्कैन करा सकते हैं। फिर आता है एमआरआई। एमआरआई हम ब्रेस्ट का भी करा सकते हैं टू सी द मल्टीसेंट्रिसिटी, पर्टिकुलरली जिन अर्ली जो जेनेटिक केसेस होते हैं या अर्ली स्टेज में होते हैं जिनमें डेंस ब्रेस्ट होती है, उनमें हम मेमोग्राफी से नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं तो हम एमआरआई से कर सकते हैं। प्लस एमआरआई हम ब्रेन का भी कर सकते हैं कि हमें मेटास्टेसिस ब्रेन में रूल आउट करने के लिए, अगर हमें कुछ बायोलॉजिकल चीज़ें उसमें आपके कोर्निडल बायोप्सी में ऐसी चीज़ आई है कि वो हाई रिस्क है ब्रेन में जाने के लिए, तो हम एक ब्रेन एमआरआई भी टू रूल दी मेटास्टेसिस टू ब्रेन भी कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारा डिपेंडिंग अपॉन द बायोलॉजी तीनों मोडालिटीज यूज होती हैं, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, मतलब कीमोथेरेपी मतलब मेडिकल थेरेपी होती है, एंड सर्जरी। कौन सी चीज़ किस सीक्वेंस में जानी है कि पहले कीमोथेरेपी लगनी है या पहले सर्जरी होनी है, वो डिपेंड करेगा आपकी कोर नीडल बायोप्सी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। उसमें हम मार्कर्स कराते हैं, कुछ ER-PR, HER2 न्यू मार्कर्स, 3 स्पेसिफिक मार्कर्स हैं जिनसे हमें बायोलॉजी पता चलती है। एग्रेसिव है तो हम कीमोथेरेपी एडवाइस कर सकते हैं पहले। सो ये हम एक ट्यूमर बोर्ड में बैठ के डिस्कस होता है पूरा विद द रिपोर्ट्स की पेशेंट के लिए कौन सी चीज़ बेटर रहेगी। अब हम अगर आए टाइप्स ऑफ सर्जरी, आज से कुछ 5 साल पहले तक मेस्टेक्टमी या टोटल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू किया जाता था, जो कि एक फीमेल्स के लिए एस्थेटिकली बहुत अच्छा नहीं लगता है कि फीमेल्स इस चीज़ के लिए आते नहीं थे आगे कि हमारी पूरी ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगी तो डिसफिगरमेंट हो जाती है, कपड़े पहनने मुश्किल हो जाते हैं। बट अब लेटेस्ट ट्रेंड्स में ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरीज हो रही हैं और इसके रिजल्ट्स इक्वलेंट ही हैं आपका मेस्टेक्टमी के अकॉर्डिंगली। उसमें क्या होता है, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरीज में हम सिर्फ वही एरिया जो ब्रेस्ट में जहाँ पे लंप है, जहाँ गांठ है, उसको रिमूव करते हैं, उसके आसपास का मार्जिन लेके रिमूव करते हैं, और उसके बाद हम उसका रेडिएशन उसमें पार्ट एंड पार्सल रहता है कि और जो बाकी ब्रेस्ट टिश्यू रिस्क पे है उस पर हम रेडिएशन देते ही देते हैं। फिर हम सर्जरी में अगर आए तो थर्ड मोडालिटी सर्जरी की रहती है कि पैलेटिव सर्जरी भी हम कर सकते हैं।
पैलेटिव सर्जरी में होता है कि सपोज हमारे पास स्टेज 4 लोकली एडवांस डिजीज आ जाती है ब्रेस्ट की, जिसमें कि आप कह लो कि फंगेटिंग मास है, जिसमें से ब्लीडिंग हो रही है, अल्सरेशन है, पेशेंट को बहुत पेन है, और टॉयलेट मेस्टेक्टमी हम उसको कहते हैं कि पूरी ही ब्रेस्ट रिमूव कर दी जाती है उसमें, और उसमें फिर आगे कीमोथेरेपी, ताकि उसको सिम्टम फ्री रहे पेशेंट कि जो हमें पैलिएशन कहने के लिए जो टॉयलेट मेस्टेक्टमी नाम दिया जाता है उसको। मेडिकल मैनेजमेंट में आई थिंक मैं प्रियांशु को प्रियांशु बता